Assalamualaikum everyone. Done. Welcome to Sapiens Consulting Private Limited. First of all, I just want to introduce our company and myself. Sapien Consulting is SAP associate company in Pakistan, working in America, and we are also working in UK. लेकिन यूके और जो गल्फ में अभी जो हमारे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो अभी इन प्रोसेस है। इंशाल्लाह होप्स के अनकरीब इंशाल्लाह वहाँ पे अपना जो ऑपरेशन उसको हम स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऑफिस है और अमेरिका में ऑफिस है। और दिस इज़ मी उमेर शहजाद, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंडस्ट्री का तकरीबन 18 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टॉप मैनेजमेंट है। यू कैन सी दे आर वेल क्वालिफाइड एंड हाई प्रोफेशनल। और ये डिफरेंट जो हमारे पॉइंट्स हैं लाइक पाकिस्तान है और अमेरिका है, सऊदी अरेबिया है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना अपना जो एक पार्ट है वो जो रोल है वो प्ले कर रहे होते हैं। तो कोई भी कंपनी जो है ना वो देखी जाती है कि उनका एक्सपोजर और उनकी काबिलियत, उनका उनकी प्रोफाइल क्या है, तो उसके ऊपर वो बेस कर रही होती है उनके मेंबर्स कितने क्वालिफाइड हैं। तो जाहिर सी बात है जब कोई आपने अगर कोई सर्टिफिकेशन करनी है या डिग्री आपने अगर प्रोग्राम करना है, तो ये आप देखा देखा जाता है इंस्टीट्यूट कौन सा है, उसकी वर्थ क्या है, स्पेशल जो आपके ट्रेनर्स हैं उसकी अपनी प्रोफाइल क्या है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में काम किया और इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी व्हेन आई वाज 7 years old, आई यूज्ड टू गो टू माय फैक्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कराची में थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बचपन है ना वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें गुजरा है, इंडस्ट्री में गुजरे। तो जो हम लोग ट्रेनिंग और सोल्यूशन जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जो हमारे एक्सपीरियंस है, जो एक्सपोजर हैं, जो हमने वहाँ पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए, जो वर्किंग की, और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, ऑर्गेनाइजेशंस की नीड क्या होती है, डिमांड क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो प्रोफेशनल यूथ है, सो जो हमारे यूथ है इसको प्रोफेशनल क्वालिफाइड बनाने के बाद इंडस्ट्री में रेफर कर दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्लाह ताला हमें काफ़ी कामयाबी से भी नवाजे। बहुत से इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल, पब्लिक सेक्टर और लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स जॉब करें अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी माशा से 2-3 जो सेशन चल रहे हैं उनके भी उनका जॉब इंटरव्यू कंडक्ट करवाना, उनको इंडस्ट्री में इंगेज करवाना अल्हम्दुलिल्लाह। मकसद ये है कि यूथ को प्रोफेशनल क्वालिफाइड बनाने के बाद इंडस्ट्री में इंगेज किया जाए। अब चाहे आप पाकिस्तान में इंगेज हों, मिड ईस्ट में इंगेज हों या अमेरिका में इंगेज हों, इट्स अप टू यू। क्योंकि मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं मैं उनसे 2-3 चीज़ें पूछता हूँ कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए ना हमें क्या चाहिए, कामयाबी किस बेस पे मिलती है, आप सब मतलब कि चूँकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो बहुत से स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर देखते भी हैं और यूट्यूब से सुन के आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये होती है कि जब तक आपका अपने गोल नहीं होगा, जब तक आपका अपना एक ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, तो आई थिंक कामयाबी हासिल करना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल के व्हाट यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हो, क्या आप जॉब करना चाहते हो, जॉब करनी है कहाँ पे करनी है, स्मॉल इंडस्ट्री में, मीडियम में, या लार्ज इंडस्ट्री या मल्टीनेशनल इंडस्ट्री में आपने जॉब करनी है। देखिए जो इंसान की वर्थ है ना वो कहाँ से आती है, पैसे से आती है। पैसा या तो बिजनेस से आप अर्न कर सकते हो या अच्छी जॉब से अर्न कर सकते हो। अच्छी जॉब मतलब कि 250,000 या 300,000 पर रुपीज़ पर मंथ सैलरी, या आप 100,000 पाउंड पर ईयर, या 150,000 पाउंड डॉलर पर ईयर। आपका ये जो ऑब्जेक्टिव है ये कहाँ से फुलफिल होगा।
जाहिर सी बात है जब तक आप मल्टीनेशनल कंपनीज में नहीं जाओगे तो आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, ऐसे ही ना मेंबर्स। मुझे ये बताएं कि एक अच्छी सैलरी आपको कौन ऑफर कर सकते हैं? स्मॉल कंपनी से ऑफर कर सकती है या मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर कर सकती है? प्लीज गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स। जी सर, मल्टीनेशनल में ज़्यादा अच्छी वो होती है जो है ना, करियर ग्रोथ वगैरह। बाकी मेंबर्स भी जरा प्लीज बताइए, मतलब कि आपका कैरियर अच्छी सैलरी आपको कौन ऑफर कर सकते हैं? सैलरी हो, अलाउंसेस हो, बोनस हो, पर्क्स हो, प्लीज। अच्छा, एक बात है कि आपने प्लीज पार्टिसिपेट करना है, और आप सबसे मेरी एक यही रिक्वेस्ट है, आपने क्वेश्चंस फोकस करने के साथ ये चीज़ क्या है इसका लॉजिक बता दें, ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, क्योंकि जब तक आप सवालात नहीं करोगे तो उस टाइम तक आपको जो नॉलेज है ना वो नहीं आ सकता। ओके, आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ पार्टिसिपेट किया करें और खुद से भी जो है क्विज किया करें। एनीवे, एंड Sorry. As per my observation, यहाँ यूके में स्मॉल कंपनीज भी अगर डिपेंडिंग ऑन द जॉब टाइटल आपको रोल क्या दे रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्टर लेवल पर भी बहुत अच्छी सैलरी स्मॉल कंपनीज देती हैं। और बड़ी कंपनीज में ये होता है कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं, यू कैन इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम अदर एम्प्लॉयज़। तो इट डिपेंड्स, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन। गुड। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें, मिड ईस्ट की बात करें, तो वहाँ पे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है ना वो इतना नहीं दे सकती, ये प्लेस टू प्लेस रेफर मतलब कि वो होती है ना। क्या ख्याल है आपका? गुड सजेशन, गुड ओपिनियन। और मुझे अभी कोका कोला से ऑफर आई थी डिमांड एनालिस्ट मैनेजर की, और केपी स्नैक्स यूके का ब्रांड है, क्रिस्प बनाते हैं और वो छोटी कंपनी है, लेकिन उन्होंने मुझे सेम रोल ऑफर किया था ज़्यादा सैलरी पर। आई चोज कोका कोला बिकॉज ऑफ द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज और उस वजह से। लेकिन यूके के अंदर छोटी कंपनीज को अगर ग्रो करना है तो वो टैलेंट उठाते हैं, दे डू पे यू अ गुड मनी। लेकिन एज यू डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री, डिपेंड्स। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अभी जो हमारी जो सेपिस की जो सर्विसेज हैं उसमें है SAP एजुकेशन है, और टेक्नोलॉजी है एंड कंसल्टिंग है। तो वी हैव 3 डिफरेंट डोमेन्स। SAP ट्रेनिंग एंड ग्लोबल सर्टिफिकेशंस में वी हैव SAP ABAP and basis as for HANA Cloud ERP, Fresh Accounting, Cost Accounting, Integration and so on। तो जो मॉड्यूल्स हैं ये हम रेकमेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल ऑफ आवर मेंबर्स। अच्छा, बिजनेस ऑटोमेशन या टेक्नोलॉजी में वी डील इन S/4HANA implementation solutions, support and services, V1 implementation solutions and other solutions we provide to small and medium enterprises in Pakistan and abroad। कंसल्टिंग में अभी हमने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अब जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया से बहुत से रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, पाकिस्तान में भी रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमें अप्रोच करती हैं कि सर आप हमें अपने जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनकी प्रोफाइल हमें प्रोवाइड करें फॉर जॉब। पाकिस्तान में एक लीडिंग कंपनी है SAP का गोल्ड पार्टनर भी है अबैकस कंसल्टिंग, वो भी हमें अप्रोच करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा डिफरेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हैं, लीडिंग कंपनीज हैं, वो भी हमें अप्रोच कर रही होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जॉब डिमांड्स हमें पास काफ़ी आ रही होती है। इवन कि अभी हमारे पास सऊदी अरेबिया से तकरीबन 500 SAP कंसल्टेंट की डिमांड है, और वी जस्ट हैव 60 मेंबर्स ओनली। उनकी अभी हमने उधर सीवीज फॉरवर्ड किए हैं, 2-3 की तो मास्टर से सिलेक्शन भी हो गई है, और कुछ मास्टर से जा भी चुके हैं, कुछ अभी इंशाल्लाह इस मंथ मजीद जाएंगे। तो ये चीज़ होती है कि जब इंसान के अंदर काबिलियत हो ना तो कामयाबी खुद उसके पीछे उसके पास आती ना। तो ये चीज़ क्या होती है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एडवांस नॉलेज ये एक्वायर करना ये आप लोगों का काम है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो जो हाई क्वालिफाइड होगा, जिसके पास लेटेस्ट नॉलेज होगा, एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर उसकी कमांड होगी, वही कामयाब होगा। इंडस्ट्री में भी आपको मालूम है कि SAP के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही होती है, जैसे कि आजकल आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत ज़्यादा काम किया होगा ना। तो
डेटा एनालिसिस में और आपके जो कॉर्पोरेट स्टडीज हैं, पॉलिसीज हैं, डिसीजन मेकिंग, बजटिंग है, प्लानिंग है, इसमें बहुत सी चीज़ें जो है एडवांस हो चुकी हैं जो कि आपको आनी चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं एससीपी का। आमतौर पे पाकिस्तान में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, यहाँ पे जितने भी इवन के जो एससीपी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना, वहाँ पे भी जो है ना इसको सैप कहा जाता है, एंड दिस इज नॉट सैप, दिस इज एसएपी। तो अब जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट से एक ही बात कहता हूँ कि इंसान की काबिलियत उसकी नॉलेज पे डिपेंड कर रही होती है, उसका एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका बिहेवियर और उसकी जो पर्सनैलिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मैटर कर रही होती हैं। अब जैसे कि हमारे पास है माशा से मिसादियाँ हैं जो कि ऑलरेडी माशा से एक इंटरनेशनल कंट्री में मौजूद हैं। सादिया मुझे ये बताएं क्या जो मल्टीनेशनल कंपनी से या कोई भी आप इंटरनेशनल अगर आप कोई भी उसमें प्लेटफॉर्म देखें तो क्या वहाँ पे जो पैरामीटर्स होते हैं किसी प्रोफेशनल पर्सनैलिटी की, क्या ये चीज़ उसमें आती है नहीं आती? मतलब कि नॉलेज लेवल, एक्सपीरियंस लेवल, वे ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनैलिटी बिहेवियर, क्या ख्याल है ये मैटर करती है या नहीं मैटर करती? जी, इन यूके यहाँ पर जो है, जो यहाँ के ब्रिटिश प्योर ब्रिटिश हैं वो लोग इतना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज में नहीं हैं, इंजीनियरिंग में नहीं हैं, तो दे डू हायर पीपल जिनके पास आईटी का एक्सपीरियंस है, इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है, फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज से बहुत ज़्यादा ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। मगर एज आंसरिंग टू योर क्वेश्चन, to grow within the company to a director level, to a vice president level, आपके पास पर्सनालिटी और स्किल्स और सोशल स्किल्स होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आईटी के अंदर टेक्निकल बंदे इंडिया पाकिस्तान के हैं उनको ये लोग इवन कि आपने देखा होगा आजकल हर कंपनी में इंडियंस जो है वो सीईओ बन रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानीज आर नॉट ग्रोइंग अप टू दैट लेवल because they are socializing with these Gora people here a lot, वो उनके साथ socialize कर रहे हैं, तो this social element is a very important element to grow to a very senior level position within on a multinational level, I would say. उसमें वो चाहते हैं कि कम्युनिकेशन आती है। आप देखें मतलब कि इंडियन कहते हैं एसएपी और हम कहते हैं सैप, तो गलत हो पड़ेगा भैया, मतलब कि जिसको मतलब ये नहीं पता कि ये एसएपी है सैप है तो उसको बाकी क्या नॉलेज होगा ना। तो ये अच्छा, एक बात आपको एक और भी चीज़ बता दूँ, आज से 2 माह पहले ना मेरे एक स्टूडेंट हैं, उनकी जॉब हुई थी दुबई में, तो उनको मैंने कहा था कि आप जो है ना, बल्कि मैं सबसे कहता हूँ कि आपने एससीपी कहने, तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो मतलब कि किसी को अगर आप कुछ ऐसा वो करते हैं ना, नसीहत करते हैं ना, एडवाइस करते हैं तो वो माइंड कर जाते हैं। तो एनीवे जब उनका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ 25,000 प्लस दिरहम उनकी वो थी सैलरी थी, तो एक उससे पूछा गया कि एक्सप्लेन अबाउट योर सेल्फ, तो उसने बोला कि आई एम सैप क्वालिफाइड, तो उनके जो पहले थे उन्होंने बोला प्लीज़ यू कैन गो नाउ। बात ये होती है कि प्रोफेशनलिज्म जो है ना वो पाकिस्तान में बहुत कम है, टैलेंट बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करें मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी माशाल्लाह से स्टूडेंट्स आते हैं जो मैट्रिक किया होता है या एफए किया होता है, लेकिन उनका दिमाग तेज़ होता है माशाल्लाह से। बात ये होती है कि देखें वो कहते हैं कि जो इंसान की जो कम्युनिटी होती है वही उसको कामयाब कर रही होती है ना। तो एक तो ये है कि भाई जब तक हम अपनी लैंग्वेज को, कम्युनिकेशन स्किल्स को, नॉलेज को, पर्सनैलिटी, अपनी जो पर्सनैलिटी बिहेवियर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इस पर फोकस नहीं करेंगे तब तक कामयाबी का मिलना मुश्किल हो जाता है। तो अब जैसे कि सादी ने बड़ी अच्छी बात की कि इंटरनेशनल मार्केट में, इवन के अमेरिका में भी ज़्यादा जो है ना वो इंडीज ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और उसके अलावा यूके में आप देख लें, कनाडा में आप देख लो, इवन के मिडल ईस्ट में आप देख लो, वहाँ पे ज़्यादा जो है वो किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इंडीज ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। आई एम वर्किंग विद इंडियन सिंस 2008, आई नो वेरी वेल देम कि वो कितने मतलब कि वो हैं, वो बस क्या होते हैं, एक तो उनकी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है, और सेकंड ये होता है कि एक होती है ना मतलब क्या उसे कहते हैं रिस्पेक्ट, मतलब कि रिस्पेक्ट देना,
ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनैलिटी को गुम हम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज SAP NoteSet और ये जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी सॉफ्टवेयर है जो कि 1972 में इसको डिफाइन किया गया था। अब SAP के डिफरेंट, अच्छा एक और चीज़ है जिसको हम आमतौर पे आप सब जानते होंगे, ERP सिस्टम। ERP स्टैंड फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब मुझे आप सब एक चीज़ ये बताएं कि कोई ऐसी कंपनी है जो मनी के बिना चल सके, या कोई ऐसी कंपनी है जिसमें मैन पावर ना हो, मशीनरी ना हो, मटेरियल ना हो, मार्केटिंग मेथड्स। आपके ख्याल में कोई ऐसी कंपनी है जो इन रिसोर्सेज के बिना ऑपरेट हो सकती हो? प्लीज गिव योर कमेंट्स। नहीं सर, नहीं ये सारी चीजें इसमें होती हैं। मिस सनम आप बताएं। सर, एक कंपनी के लिए तो ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। ओके, रिक्वायर्ड होती है। आप मुझे यह बताएं कि अगर इन तमाम रिसोर्सेज को इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? लॉस होगा डेफिनेटली। तो अब जो सिस्टम्स है ना, ये SAP को बनाने का मकसद क्या था? यही था कि जो कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज को इफेक्टिव और एफिशिएंट कैसे मैनेज किया जाए, कैसे यूटिलाइज किया जाए। दिस इज कॉल्ड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज मीन ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे कि आपके LCI है, इससे पहले आपकी कंपनी का नाम था ICI, ऐसी है ना? LCI को ICI पहले कहा जाता था। तो अब मतलब कि जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन रिसोर्सेज को फोकस कर रही होती हैं। ओके, देन वी हैव SAP ERP सिस्टम स्ट्रक्चर। देखें, जितने भी डेटाबेस सिस्टम सॉफ्टवेयर बने होते हैं ना, उन तमाम डेटाबेस सिस्टम में क्या होता है कि एक आपके पास ये मेन सर्वर रखा होता है। ओके, अब ये जो डिपार्टमेंट्स हैं लाइक सेल्स है, वेयर हाउस है, लॉजिस्टिक्स है, स्टोर, प्रोडक्शन, शॉप फ्लोर, R&D, क्वालिटी कंट्रोल, परचेज, प्लान, मटेरियल, सो ऑन, ये तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं डेटाबेस के साथ इंटरलिंक हो रहे होते हैं। डबल हेडेड एरोस का मतलब क्या है कि सेल्स डिपार्टमेंट ने अगर अपना डेटा SAP या सर्वर सिस्टम को प्रोवाइड करेगा या डेटाबेस को प्रोवाइड करेगा, तो सेल्स डिपार्टमेंट जब इस सर्वर सिस्टम से डेटा कलेक्ट करेगा तो उस कलेक्टेड डेटा में तमाम डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। अब देखें, वी हैव डिमांड प्लानिंग एंड एनालिस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव HR ऑफिशियल, वी हैव फाइनेंस ऑफिशियल। तो पहले तो मुझे एक चीज़ ये बताएं कि क्या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो फाइनेंस की परमिशन के बिना ट्रांजैक्शन कर सकता हो? यस और नो? नहीं। नो। गुड। अब अगला सवाल, क्या HR बिना किसी डिपार्टमेंट के कंसर्न के हायरिंग कर सकता है? मिस अनम, यस और नो? सर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है हर डिपार्टमेंट से वेरी कि उनको गुड, किस चीज वेकेंट है, किस सीट के ऊपर उनको हायरिंग चाहिए। वेरी गुड। अच्छा मिस सादिया, आपसे एक सवाल है। आप मुझे ये बताएंगे, जब तक आपके पास सेल्स रिक्वायरमेंट का इफेक्टिव या एक्यूरेट इंफॉर्मेशन या डेटा ना हो, तो क्या आप प्रोडक्शन को ऑर्डर दे सकती हैं कि वो 20 लाख बॉटल्स की, 20 लाख जो सॉफ्ट ड्रिंक की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे? नहीं, क्योंकि बेस्ड ऑन हिस्टोरिक डेटा मैं फोरकास्टिंग करती हूँ सिस्टम में, लेकिन देन स्टिल आई नीड द मार्केट इंटेलिजेंस फ्रॉम द सेल्स टीम, सो दैट इज द driver that's driving the growth year on year for every like product. तो उसमें क्या होता है कि you need to coordinate with different departments so that you can get effective and efficient data, so that you can draft an effective planning कि भाई कितनी हमारे पास सेल्स डिमांड कितनी है, हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, हमारे पास मेन पावर की कितनी कैपेसिटी है। आप उन तमाम डिपार्टमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, डेटा इंफॉर्मेशन के मुताबिक ही कोई आप इफेक्टिव स्ट्रेटजी या प्लानिंग आप जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो। ऐसी आई एम राइट? यस सर। Yes. अच्छा, तो SAP के अंदर ये तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं ये बाकायदा आपस में कोऑर्डिनेट हो रहे हैं। आई जस्ट शो यू SAP S/4HANA लेटेस्ट वर्जन प्लीज। दिस इज SAP S/4HANA 2023 जो लेटेस्ट वर्जन है, और यही जो सर्वर है वो
जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं लाइक पेप्सी, कोका कोला, नेस्ले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यूनिलीवर और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि डिलॉयट है और केपीएमजी है, और बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको यूज़ कर रही हैं। अब जो मैंने आपको यहाँ पे जो स्लाइड आपको शो की है ना, ये देखें, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक कंप्लीट यूज़र इंटरफेस है। इसमें ये हमारे पास डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। लॉजिस्टिक्स में हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं और हर मॉड्यूल के अंदर ये डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर ये सब डिपार्टमेंट्स हैं। इसी तरीके से आप अगर आते हैं अकाउंटिंग में, उसमें भी आपके पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं और हर मॉड्यूल के अंदर क्या है, डिपार्टमेंट्स। अगर आप एचआर के ऊपर देखें तो एचआर के ये डिफरेंट मॉड्यूल्स और हर मॉड्यूल्स के अंदर डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, जस्ट लाइक दिस। अब जैसे कि एचआर में एडमिनिस्ट्रेशन है, रिक्रूटमेंट है, पर्सनल डेवलपमेंट है और पेरोल है, टाइम मैनेजमेंट है, इसको आपने फोकस करना होता है। देन वी हैव यूटिलिटीज इंडस्ट्री, इसमें भी हमारे पास डिफरेंट जो है हमारे पास वो आप जो कह सकते हो कि जैसे कि पाकिस्तान में वापडा है। अब वापडा का काम क्या होता है कि मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, फिर बिलिंग इनकी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इनके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जो भी आपने SAP सोल्यूशन किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करना है तो आप पहले उस ऑर्गेनाइजेशन की नेचर को देखें, ऑर्गेनाइजेशन की नेचर क्या है, क्या मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है या सर्विस प्रोवाइडर है, देन आप उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, ये कंप्लीट एक ERP डेटाबेस सर्वर सिस्टम आपके पास मौजूद है। अच्छा, इसको हम कहते हैं यूजर इंटरफेस, फ्रंट एंड ट्रांजेक्शन यहाँ पे पोस्ट की जाती है। बैक एंड के लिए हम आते हैं IMG, जिसको हम कहते हैं इंप्लीमेंटेशन गाइड। ये कंसल्टेंट का जो मोस्टली जो वर्किंग होती है वो यहाँ पे परफॉर्म की जाती है। ओके, एंड स्ट्रेटजिक एंटरप्राइज मैनेजमेंट बिजनेस एनालिटिक्स, जिसको ये स्ट्रेटजिक एंटरप्राइज एनालिटिक्स आ जाती है ना, तो उसकी जो जॉब होती है ना वो या तो होती है हेडक्वार्टर में या हेड ऑफिस। अब हेडक्वार्टर जो होता है ना, ये लेट्स से कि अगर मल्टीनेशनल कंपनीज की अगर आप बात करें तो उसका हेडक्वार्टर एक ही होगा। मोस्टली हेडक्वार्टर जो है वो अमेरिका में है। अगर हेड ऑफिस की बात करें तो हर कंट्री का अपने अलग हेड ऑफिस होते हैं, कंट्री बेस्ड, या जिसको हम कंट्री ऑफिस भी कह सकते हैं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट वी हैव, आमतौर पे मार्केट में आपने एक नाम सुना होगा, SAP S/4HANA। अब ये S/4HANA क्या चीज़ है, देखें, S फॉर सूट और फॉर मीन फोर्थ जनरेशन, HANA मीन हाई परफॉर्मेंस एनालिटिक अप्लायंस। ओके, ये समझे कि SAP का जो मास्टर सॉफ्टवेयर है वो S/4HANA है, जिसमें आपके एनालिटिक्स, जिसमें आपकी बिजनेस सूट और जिसमें तमाम जो आपके फंक्शंस हैं बिजनेस के, चाहे आपके मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, सर्विस हो, असेंबलिंग बिजनेस हो, तमाम बिजनेस के जो सेगमेंट्स हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। आप ये कह सकते हो कि S/4HANA जो है ना, ये एक बहुत हाईएस्ट लेवल और लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो इसी को यूज़ कर रही होती है, S/4HANA को। ये सबसे हाईएस्ट जो है सॉफ्टवेयर है। जिसको S/4HANA के ऊपर कमांड आ जाती है वो B1 भी इजीली परफॉर्म कर सकता है, वो SAP जोड़ को भी परफॉर्म कर सकता है, SuccessFactors को भी परफॉर्म कर सकता है, और उसके अलावा सिग्नेवी को भी इजीली परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक बिजनेस सूट और एनालिटिक्स। बिजनेस सूट से क्या मुराद है, सूट का मतलब ये होता है कि तमाम डिपार्टमेंट्स, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज की अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें क्या होता है, ये तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो शामिल हो रहे होते हैं, ये देखेंगे। और आप यहाँ पे भी देख लें कि इसमें मुझे ये बताएं कि क्या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो इसमें नहीं है। आप सर्विस को देख लो, आप ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं आप उसको भी देख लें, लॉजिस्टिक्स में आप देख लें। मीन टू से कि जो भी आप सिर्फ इसके मॉड्यूल्स देखें,
और आपको जस्ट इसके डिपार्टमेंट्स को काउंट करने में कम से कम 2-3 दिन लग जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इतना ये लार्जेस्ट ईआरपी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। SAP S/4HANA इज लार्जेस्ट ईआरपी सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑफ वर्ल्ड। अच्छा, ये जस्ट ये डिपार्टमेंट्स हैं, ये मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं। और आप ये देख रहे हैं, अकाउंटिंग को भी देख रहे हैं, सर्विसेज को भी आप देख रहे हैं, बहुत सी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी इंशाल्लाह। लेकिन इसमें जो है ना आपकी जो एक्सपर्टीज है वो एक मॉड्यूल में होती है, लेकिन चूंकि आपकी कोऑर्डिनेशन बाकी डिपार्टमेंट के साथ होती है, तो इसलिए आपको, आप जैसे कि HR वाले हैं ना, HR को जो है वो तमाम डिपार्टमेंट्स का नॉलेज होना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है कि HR ने जब हायरिंग करनी है तो भाई आपने हायरिंग किस डिपार्टमेंट के लिए करनी है, उसकी वेज टाइप क्या होनी चाहिए, उसकी पे स्लिप में बेसिक सैलरी अलाउंसेस और उसका पर आवर के हिसाब से क्या रेट आपने एडजस्ट करने, उसकी अटेंडेंस, उसकी एब्सेंटीज या लीव्स जो उसने की हैं, कंप्लीट एक पेरोल डिफाइन करना, ये किसका काम होता है, HR का काम होता है। एंड HR इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू हायर effective and professional employee for concerned departments। आप फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल की, तो क्वालिटी कंट्रोल में आपको पता है कि जो पेप्सी है, पेप्सी के वर्ल्ड वाइड है ना, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब कि कभी आपने सुना है कि पेप्सी की बोतल से कोई छिपकली निकल आई या कोई अजीब सी चीज़ निकल आई या उसका टेस्ट काफ़ी अजीब सा है, यू नो, वर्ल्ड वाइड है जनाब। मतलब कि कभी कोई ऐसा सीन हुआ है या कोका कोला में कभी कोई ऐसा सीन हुआ है? मिस सादिया, आप बताएं क्या कभी ऐसा कभी हुआ सीन? नहीं। भाई उनका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हाईली प्रोफेशनल डिज़ाइन किया गया है और ये स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। अब ये देखें पाकिस्तान में मैं पाकिस्तान की एग्जांपल इस वजह से लेता हूँ कि मतलब कि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, चूँकि मैंने पाकिस्तान में काफ़ी काम किया है, तो यहाँ पे जो है ना हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे होते, ये हमारी एक बैड लक है। तो क्वालिटी कंट्रोल मतलब क्वालिटी कंट्रोल ही वो डिपार्टमेंट है जिसकी बेस पे पूरी की पूरी कंपनी बेस कर रही होती है। अगर आपने सेल्स करनी है, QC इसमें यूज होगा, प्रोडक्शन करनी है, क्वालिटी कंट्रोल की इन्वॉल्वमेंट होगी, आपने परचेजिंग करनी है तब भी क्वालिटी कंट्रोल होगा, अगर आपने इन्वेंटरी रिसीव करनी है तब भी QC का उसमें काम आएगा। तो HR जो है ना, ये बहुत एक हाईली रिस्पॉन्सिबल एक डेजिग्नेशन है, जॉब है, जिसमें आपने ऑफिशियल प्रोफेशनल को हायर करना होता है। देन वी हैव फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट माशाल्लाह से काफ़ी चालाक होते हैं, क्योंकि इनका काम क्या होता है कि भाई पैसों का हिसाब रखना, पैसा कहाँ पे गया, कहाँ से आया, क्यों गया, क्यों आया। ये तो नहीं कहते क्यों आया, बस ये कहते हैं कि क्यों गया। मिस्टर सादी ऐसे ही ना, ऑडिट में क्या होता है, भाई ये पैसा क्यों गया, ऐसे ही मिस्टर सादी? जी सर, पैसे फंड्स को मैनेज करना और इसका जो है ना, इसमें मुख्तलिफ जो है ना इन्वेस्टिंग डिपार्टमेंट होती है, और उसके अलावा जो है ना इसमें बिलिंग डिपार्टमेंट है, और उसके अलावा फंड प्रोक्योर करना, मुख्तलिफ चीज़ें उसमें। या तो फिर उसके बाद आमतौर पे अच्छा, ये जॉब डेजिग्नेशन के लेवल्स भी होते हैं, मतलब कि जैसे कि प्लानिंग में कुछ लोग इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, उनका काम क्या होता है कि उसमें भी एक टीम शामिल होती है, जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, जो एनालिस्ट हैं, इनकी टीम होती है। तो टीम के तौर पे ये लोग देख रहे होते हैं भाई हमारा कंपेटिटर कौन है, हमारे प्रोडक्ट की वर्थ क्या है, हमारा प्रीवियस एनालिसिस क्या है, हमारी जो कमिंग टाइम में हमारी सेल्स में कितना ग्रोथ होगा, कितना डिक्लाइन होगा, और कितना हम उसमें इनोवेशन लेके आ सकते हैं, और प्राइसेस अप होगी या डाउन होगी, अगर हमने प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया तो हमारे सेल्स पे क्या इफेक्ट होगा। एक ट्रेंड एनालिसिस के जरिए ये कंप्लीट फोरकास्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद प्लानिंग करते हैं, फिर उस प्लानिंग के मुताबिक स्ट्रेटजीज को डिफाइन किया जाता है, देन उन स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है। मिस सादी ऐसे ही है, आई एम राइट? यस सर, you're right sir। Miss Sadia? Yes, yes. Okay. Then we have SAP Business One. Business One is used for small business. Okay. अब जैसे कि
एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो 1000 है, तो वो क्या काम करती है, B1 को यूज करती है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन तकरीबन 1 लाख परफॉर्म की जाती हैं पर मंथ, तो वहाँ पे तो डेफिनेटली आपको एक हुज सिस्टम की रिक्वायरमेंट आती है। अच्छा, इसको अभी हम ERP सिस्टम कह भी सकते हैं और नहीं भी कहते हैं, लेकिन 70% इसको हम नहीं कहते, 30% इसको हम ERP सिस्टम की तरह कह सकते हैं। देन वी हैव SAP Ariba। अब अरीबा क्या होते हैं, देखिए ये आमतौर पे जो होती है ना सेल्स एंड परचेज, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे डेली सेल्स हो रही हो, जहाँ पे डेली परचेज हो रही हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि मैनुअली मतलब कि आप बार बार अपने वेंडर को ऑर्डर प्लेस करते हो, जो आप जस्ट वंस आप जो है बैक एंड सिस्टम के ऊपर एक ऐसा मैकेनिज्म को डिफाइन करते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो उसके बाद क्या होता है ऑटोमेटिकली वेंडर्स के पास कोटेशन चली वेंडर के पास RFQ जाती है, फिर कोटेशन आती है, फिर कोटेशन के बाद जो कंपनी के पैरामीटर्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, अगर तो वो फॉलो किए जाते हैं तो उसके मुताबिक उसका परचेज ऑर्डर ऑटोमेटिकली उसको फॉरवर्ड भी किया जाता है, देन वो सप्लाई भी कर रहा होता है। फिर इनवॉइसेस क्रिएट करना, फिर पेमेंट, ये तमाम चीज़ें जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रही होती हैं आपके सप्लायर के साथ, आपके बायर के साथ, कस्टमर या सप्लायर के साथ। ओके, ये भी एक लेटेस्ट सिस्टम है। आमतौर पे ये ऑयल एंड गैस सेक्टर में ज़्यादा ये कामयाब है। या फिर आप देखें अमेजोन के, अगर आप एग्जांपल लो तो अमेजोन में अगर आपने कोई भी चीज़ परचेज करनी हो तो आप जस्ट क्या करते हो, अमेजोन की जो ऑफिशियल जो उनका प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे लेट्स से कि आपने शूज़ लिखते हैं या फिर कोई भी आप रैम या लैपटॉप लिखते हैं, तो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके वहाँ पे प्रोडक्ट शो हो रही होती है। अमेजोन क्या काम करता है कि जो उनके सप्लायर्स हैं डेली उनके साथ परचेजिंग हो रही होती है, इनवॉइसेस बनी होती हैं, पेमेंट्स जा रही होती है, या ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो SAP Ariba परफॉर्म कर रहा होता है। देन वी हैव SAP सक्सेस फैक्टर्स। सक्सेस फैक्टर जो है इसको ये बेसिकली HR उसकी एडवांसमेंट है। फॉर एग्जाम्पल कि अब आपको मालूम है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 10,000, 20,000, 15,000 है। अब हुज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की मैनेजमेंट, उनका रिक्रूटमेंट, उनके परफॉर्मेंस एनालिसिस, उनकी डेवलपमेंट, उनकी कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, उनकी बेसिक पे स्लिप, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सेपरेटली उसको कैलकुलेट की जाती हैं, ताकि जो एम्प्लॉयज हैं उसकी बाकायदा सुपरविजन की जाए, उसकी मॉनिटरिंग की जाए। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव सर ये अरीबा के क्या वो है स्टैंड फॉर इसको? अरीबा एक सॉफ्टवेयर का नाम है, अरीबा, इसके मतलब कि एब्रीविएशन को इतनी हासिल अच्छा, नहीं, और ये बेसिकली अच्छा, मतलब ऑटोमेटिक प्रोक्योरमेंट है। ऑटोमेट प्रोक्योरमेंट आप उसको कह सकते हो। यानी कि प्रोक्योरमेंट क्या होता है, प्रोक्योरमेंट में आपकी परचेज रिक्विजिशंस आती हैं, RFQ आती है, परचेज कोटेशंस आती है, परचेज ऑर्डर्स आती हैं, परचेज रिटर्न्स आती हैं, इन्वेंट्री रिसीव आती है, इनवॉइसेस बनती हैं। ये जितने भी प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर हैं ये ऑटोमेटिक जो है इसको सर्कुलेट कर होता है, एग्जीक्यूट कर होता है। जी। ओके, सॉरी, मेरा क्वेश्चन है SAP H4 है ना, और SAP Ariba में क्या डिफरेंस है? व्हाट गुड आर द गुड, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। S/4HANA जो है ना, ये समझ लें कि ये एक मास्टर और जाइंट सॉफ्टवेयर है। ओके, बाकी तमाम जो सॉफ्टवेयर है ना वो यहाँ से इसको फर्दर आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल, और अच्छा सवाल किया आपने। अब जैसे कि मैं बात करते हैं SAP Ariba। SAP Ariba क्या है? SAP Ariba इज स्पेशलाइज्ड इन ऑटोमेट प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई मैनेजमेंट। ओके, अब ये देखिए कि ये जो हमारे पास है S/4HANA, यहाँ पे मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट भी आपके पास है, यहाँ पे आपके पास एक्सटर्नल सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी आपके पास है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट भी है, आपके पास प्रोडक्शन का भी है, आपके पास सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी है। तो आप ये देखें कि S/4HANA के जो 5-6 जो मॉड्यूल्स हैं ना उनको मिलाकर एक नया सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है जिसको हमने अरीबा का नाम दिया है,
जिसमें प्रोक्योरमेंट भी ऑटोमेटिकली होती है और सप्लाई भी ऑटोमेटिकली परफॉर्म की जाती है। दिस इज द बिग डिफरेंस। Thank you. So it means like these are the sub-classification of the SAP H4HANA, that they are the... Very Okay. good, Thank very good, very good. You are so intelligent. Now, next we have SAP Joule. यू नो आजकल जो लेटेस्ट एक जो ट्रेंड चला हुआ है, चैट जीपीटी है, एआई है, तो ये है तो वो है। तो एसएपी जो है ना जॉल, ये कंप्लीट जो है आपका एआई बेस के ऊपर है। मीन एआई एज अ को पायलट एसएपी एस/4HANA के साथ मिलकर आपकी जो बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल let's say you are responsible for analysis, you are responsible for budgeting। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि what will be happen in our organization till 2030। वर्ल्ड वाइड की जो पॉलिटिकल सिचुएशन आप सबके सामने है, और पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो भी डामाडोल हैं, कभी टैक्सेस में इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज, यू नो वेरी वेल, ऑल ऑफ यू नो। तो एससीपी के पास एक ऐसा सॉल्यूशन है या सॉफ्टवेयर है या एक ऐसा मैकेनिज्म है कि ये आपको प्रीवियस डेटा और करंट और फ्यूचर फोरकास्टिंग करके बता सकता है कि इन नेक्स्ट 5 इयर्स व्हाट विल हैपन विद योर ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपकी सेल्स डिक्लाइन होगी या सेल्स में इजाफा होगा, या आपके कंपेटर्स में इतना इजाफा होगा, ये इतनी कमी होगी, आपके क्लाइंट्स में इतना इजाफा होगा, इतनी डेफिशिएंसी होगी, आपकी डिमांड में कितनी कमी होगी, कितनी इजाफा होगा, डिमांड सस्टेन होगी, क्या होगा। मीन टू से कि तमाम चीज़ें जो आपकी हैं, आपकी प्राइसेस में कितना इजाफा होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में कितना इजाफा होगा, आपकी जो ब्रांचेस हैं उसमें कितना इजाफा होगा, कितनी कमी होगी, तमाम चीज़ें जो हैं ये कॉर्पोरेट लेवल की ये एसएपी जॉल जो है ये आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर? जी सर। और मेरा इसमें यस प्लीज प्लीज। सॉरी, मेरा एक्चुअली क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस will help us to have a better like forecasting models in place, but I think the question still here is सारी ग्रोथ तो मार्केट की सेल्स पे डिपेंड करती है ना, व्हाट स्ट्रेटजीज दे आर गोइंग टू ब्रिंग इन टू ग्रो द ब्रांड। दैट थिंग इज आल्सो कंसीडर्ड इनटू दीस एसएपी जूल और नॉट? डेफिनेटली बिल्कुल। अभी मैंने आपसे क्या कहते हैं कि इसमें सेल्स हैं, प्रोक्योरमेंट, मतलब जितने भी आपकी जो डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब के सब यहाँ पे आते हैं। अब मैं आपको वही चीज बताने वाला था, ये देखिए यहाँ पे क्या है, जो किस किस में आएगा, अवेलेबल इन एसएपी सक्सेस फैक्टर्स फ्रॉम 2H 2023 रिलीज, जो लेटेस्ट सक्सेस फैक्टर है उसमें ये इंक्लूड होगा। और S/4HANA 2024 23 में भी है, 24 में भी आ रहा है। ओके, ये पब्लिक क्लाउड में, ये इसमें भी वो एड अप होगा। Then will be available with SAP customer experience and SAP Ariba solutions along with SAP BTP afterwards। यानी कि अभी जो आपने बात की ना, देखें अभी जो S/4HANA में हमने क्या कहा था कि इसमें तमाम मॉड्यूल्स, तमाम डिपार्टमेंट्स इसमें शामिल है। ओके, तो ये मार्केटिंग में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इंजीनियरिंग में भी, प्रोडक्शन में भी, लॉजिस्टिक में भी, सेल्स में भी, फाइनेंस में भी, कॉस्टिंग में भी आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। एवन के बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो इंटरेक्ट कॉस्ट होती हैं, इंटरेक्ट कॉस्ट को मैनेज करना, कंट्रोल करना इज वेरी डिफिकल्ट। मिस्टर सादी ऐसे है ना? आप जी सर। इनडायरेक्ट कॉस्ट, इंडायरेक्ट कॉस्ट को इनडायरेक्ट कॉस्ट, यस प्लीज। इनडायरेक्ट कॉस्ट इज अ मेजर फैक्टर, क्योंकि उसमें जो है ना वेरिएंस आती हैं काफी ज्यादा। तो उसी जो, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी जो है ना मैनेज हो जाती है जी, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट को आपको मैनेज करना होता है, वो आपके बेसिकली उस पर डिपेंड करता है, कंट्रोल्स पर। यस। तो इन शॉर्ट के तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो तमाम डिपार्टमेंट्स जो है वो जॉल में शामिल होते हैं। जॉल जो है तमाम डिपार्टमेंट्स की जो एनालिसिस हैं, प्रिडिक्शंस हैं, प्लानिंग है,
और उनकी जो बजटिंग है, हर चीज़ को ये एनालाइज कर रहे होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं। मिस सदी, योर क्वेश्चंस क्लियर? जी थैंक यू। ओके, वी हैव मॉड्यूल्स, और ये मतलब कि आपकी प्रोफाइल के मुताबिक हम आपको सजेस्ट कर रहे होते हैं। और एक और चीज़ ये कि मेरा जो वे ऑफ ट्रेनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। आम तौर पर स्टूडेंट कहते हैं कि सर जी हम फाइनेंस वाले हैं तो हमने फाइनेंस में रहना है। मैं कहता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अगर फाइनेंस वाले हैं तो मतलब मीन के से कि हर हर जो कंसल्टेंट है ना, उसके तमाम डिपार्टमेंट के साथ उसकी कोऑर्डिनेशन होती है, तो उसको हर डिपार्टमेंट का नॉलेज होना चाहिए। अब सेल्स का काम नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेल्स का काम नहीं, लेकिन सेल्स को फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, कॉस्टिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। एचआर फाइनेंस का काम नहीं, लेकिन फाइनेंस को एचआर आना चाहिए, एचआर को फाइनेंस आना चाहिए। अब दोनों को, प्रोडक्शन का काम नहीं, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब मिस्टर सादी, मुझे आप एक बात बताएं, जी सर। आपने ऑडिट फर्म में काम किया एज ऑडिटर या असिस्टेंट ऑडिटर के साथ काम किया आपने? जी सर, बिल्कुल। उसमें क्या होते हैं, देखिए वेरिफिकेशन की जाती है कि लेट्स से कि अगर एक कंपनी ने मतलब कितनी है वो कर दी, क्या उसे कहते हैं, प्रोडक्शन कर दी, भाई किस बेस पे प्रोडक्शन की? जी सर, उसको बाकायदा कंट्रोल्स चेक करते हैं पहले कि इसकी कंपनी में क्या कंट्रोल्स हैं, फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या जो है ना नेचर है, फिर उसके बाद कंट्रोल्स के, क्योंकि सारा फोकस हमारा कंट्रोल्स पर ही होता है। जब कंट्रोल स्ट्रांग होते हैं तब हम इतना मतलब है कि सिंपल ऑडिट करते हैं, दूसरे मतलब एक इतना फिर ज्यादा ओके, सैंपल ज्यादा नहीं लेते हैं। यस, देखिए पूरी की पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये किस पे बेस कर रही होती है? आपकी सेल्स के ऊपर बेस कर रही होती है। आई एम राइट? जी सर, हमने तो उसमें सैप नहीं इस्तेमाल किया, वो तो उसमें मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, और एसएपी को अगर हम एक साइड पे करते हैं ना, ओवरऑल क्या होते हैं। हाँ, आप कोई भी मतलब के इंडस्ट्री उठा के देख लीजिए, कोई भी मतलब के ऑर्गेनाइजेशन देख लें, चाहे स्मॉल हो, मीडियम हो या लार्ज एंटरप्राइजेस हो, वो तमाम की तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस पे बेस करी होती है? सेल्स पे बेस करी होती है। बिल्कुल। मीन टू से कि जितनी भी रेवेन्यू। सेल्स होगी उतनी ही उनकी प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो मैन पावर ज्यादा होगी, जब मैन पावर ज्यादा होगी तो कंपनी को क्या चाहिए? फंड्स चाहिए। तो फंड्स कहाँ से आते हैं? सेल्स से, तो फंड्स आते हैं। मतलब कि आपकी सेल्स होगी तो उसमें से आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट जितना जनरेट होगा उतनी ही आपकी एक्सपेंशन होती है, ग्रोथ होती है। मतलब ये एक शॉर्ट सिनेरियो। ऐसे ही मिसाल दिया, जो भी मतलब कि कंपनी किसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करती है। अब वेरी एक सिंपल सी एग्जांपल आपसे पूछता हूँ, पेप्सी, कोका कोला, नेस्ले, इनको तो माशा से 100 प्लस इनको टाइम हो, 100 प्लस ईयर्स इनको तो बने हुए टाइम हो चुका है, ऐसी है ना? जी लेकिन स्टिल दे फोकस ऑन मार्केटिंग। जी मार्केटिंग brings the initiative into the customer, sales team growth लाती है year on year, कितना grow कराना है, और supply team cost minimize करती है. So it's every function plays a different part in the organization. तो ये बात होती है कि मतलब कि हर डिपार्टमेंट मतलब कि जो भी है ना, मतलब सेल्स जो है ना, ये एक प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट होता है जिसमें ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट की जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाती है, ताकि सेल्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन की जाए। जब सेल्स होगी तो तमाम डिपार्टमेंट्स की ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगी। दिस पॉइंट इज क्लियर? जी सर। Yes. Okay. Next topic is how many types of SAP project. अच्छा, यहाँ तक अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क। नो सर। अच्छा, ये क्या है ये? ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ SAP प्रोजेक्ट्स। कौन कौन से टाइप्स आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव SAP इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि एक
ऑर्गेनाइजेशन में आपने बिल्कुल स्क्रैच से एसएपी को आपने इम्प्लीमेंट करना होता है, ओके, फ्रॉम वेरी बिगनिंग। और इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पे आपने एसएपी को इम्प्लीमेंट करना होता है, जिसमें डिफरेंट फेसेस होते हैं, लाइक प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फेस है, बिजनेस ब्लूप्रिंट है, रियलाइजेशन है, फाइनल प्रिपरेशन है, एंड गो लाइव सपोर्ट होते हैं। ये 5 इसके जो है फेसेस होते हैं, एसएपी इम्प्लीमेंटेशन के फेस होते हैं। अच्छा, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। देन वी हैव एसएपी रोल आउट प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है कि लेट्स से कि अब अगर हम बात करते हैं पेप्सी के या नेस्ले या कोका कोला की, तो अगर ये अपनी किसी न्यू प्लेस में अपनी ब्रांच ओपन करते हैं या फ्रेंचाइज ओपन करते हैं, तो उस न्यू ब्रांच में इन्होंने एसएपी को भी मूव ऑफ करना होता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम कहते हैं रोल आउट प्रोजेक्ट्स, और ये ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं डॉक्यूमेंट्स। देन वी हैव एसएपी अपग्रेड प्रोजेक्ट, जैसे कि ओल्ड वर्जन है ईसीसी, तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, इसको अपग्रेड करती है ईसीसी टू एस4HANA। इवन के बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस4HANA भी यूज कर रहे हैं, लेकिन वो ओल्ड वर्जन है एंड दे वांट टू मूव टू लेटेस्ट वर्जन ऑफ एसएपी एस4HANA। अच्छा, तो नेक्स्ट है सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। लेट्स से कि आपकी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ऑलरेडी एसएपी मौजूद हो, लाइक पेप्सी, कोका कोला, नेस्ले एंड सो ऑन, तो वहाँ पे आपने क्या काम करने हैं, वहाँ पे आप एज एसएपी सपोर्ट एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये डिपेंड करता है कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपका एनालिटिक्स डेजिग्नेशन है या आपकी फाइनेंस है या एचआर है। तो आपका काम क्या होता है कि आपकी जो नीचे जो टीम है, आप उसकी ट्रांजेक्शन की सुपरविजन कर रहे होते हो, आप उनके डॉक्यूमेंटेशन की सुपरविजन कर रहे होते हो, आप जो एरर्स आते हैं, बग्स आते हैं, आप उसको फिक्स कर रहे होते हो। ओके, देन वी हैव एसएपी माइग्रेशन प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है कि एक कंपनी है जहाँ पे एक नॉन एसएपी सिस्टम यूज हो रहा हो, आपने उस नॉन एसएपी को एसएपी सिस्टम में मूव करना होता है, माइग्रेट करना होता है। ओके, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइग्रेट, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जी सर, देन सिस्टम सेम रहेगा, मतलब उसकी जो सिस्टम चेंज हो जाते हैं। लाइक आपने ओरेकल से एस4HANA में मूव करना है, तो आप जो बात करें ना, आई थिंक आप क्लाउड सिस्टम की बात कर रहे हो, क्लाउड जो जी सर्वर सर, वो होते जो हैं। बैकएंड पे सिस्टम मतलब है कि एक जी एक मतलब बिल्कुल, ब्रांच से दूसरे। ये वो डिपेंड करता है कि क्या आपने चेंज करना है या उसको वही रखना है, इट्स अप टू ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, देन वी हैव इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि लेट्स से कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू यूज डुअल सिस्टम, वन इज एसएपी एंड वन इज नॉन एसएपी। तो आप क्या काम करते हो, आप एसएपी को नॉन एसएपी के साथ मर्ज कर देते हो, इंटरलिंक कर देते हो। ओके, ताकि मतलब कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तमाम सॉफ्टवेयर का जो डाटा है वो वहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाए। देन वी हैव इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट। इन्हांसमेंट का मतलब क्या होता है, you have to add up a new option, new feature in your system software. This is called enhancement project. अच्छा, देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट बेसिकली आमतौर पे क्या होता है कि जैसे कि ऑन प्रीमिस सॉफ्टवेयर, ऑन प्रीमिस जो सर्वर्स हैं, इनको आप मूव कर दो क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन के ऊपर, या कोई नई टेक्नोलॉजी आप इसमें एडप्ट करना चाहते हैं, एआई को आप इसमें एडप्ट करना चाहते हो, या आपकी फोरकास्टिंग है, प्लानिंग है, बजटिंग है, एनालिसिस है, आपने इसको इसके लिए आपने कोई नया सोल्यूशन यूज करना है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट कहते हैं। ओके, ये भी आपके साथ मैंने शेयर की है, आप इसको प्लीज अच्छी तरीके से गो थ्रू कीजिएगा, जहां पे कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा, जो भी इसमें इश्यूज हो, जो भी टेक्निकल चीज़ हो, तो आप प्लीज़ डिस्कस कीजिएगा। और याद रखिएगा कि ऐसे भी की जो ट्रेडिंग्स होती है ना, ये आम तौर पे लॉजिक्स के ऊपर फोकस कर रही होती है, जैसे ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है। और अगर तो आपको लॉजिक समझ आ जाती है ना, तो आप इजीली हर चीज़ को ऑफिशियली परफॉर्म कर सकते हो। इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट या कोई भी क्वेरी जो आप डिस्कस करना चाहते हो, प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम।
काम तो हमारा बैकएंड भी होता है ना। वेरी गुड। एज ए कंसल्टेंट यू हैव टू फोकस ऑन बैक एंड, मतलब कि या तो आप हेड ऑफिस में फोकस कर रहे होते हो या आप जो है हेडक्वार्टर में आपका जो है ना वो एक्टिविटीज होती है, जॉब्स एक्टिविटीज होती है। सर इसके लिए प्रोग्रामिंग वगैरह तो नहीं चाहिए था ना? नहीं, जावा वगैरह? नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग और डेटा में वो आईटी का वो एक अलग चीज़ है, आप उसमें कोई वो चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें आपका जो काम है ना, आपका जो कंसर्न डिपार्टमेंट है ना, फॉर एग्जांपल के देखिए आप फाइनेंस का काम क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट के ट्रांजेक्शन की सुपरविजन करना। ओके, तो जी। जब आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सुपरविजन करनी है, आपने प्रोक्योरमेंट की सुपरविजन करनी है, आपने एचआर की सुपरविजन करनी है, तो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है कि आपको कंसर्न जो डिपार्टमेंट है ना, जैसे कि प्रोडक्शन है, परचेज है, सेल्स है, लॉजिस्टिक्स है, हर डिपार्टमेंट की ट्रांजेक्शन्स आपको आनी चाहिए। अगरचा परचेज आपका काम नहीं, अगरचा सेल्स आपका काम नहीं, लेकिन सेल्स ऑर्डर क्या होते हैं, इंक्वायरीज क्या होते हैं, कोटेशन क्या होती हैं, परचेज ऑर्डर्स, परचेज कोटेशन क्या होती हैं, बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, राउटिंग क्या होता है, आपका प्रोडक्शन ऑर्डर क्या होता है, ये तमाम चीज़ आपको आनी चाहिए। ओके, ताकि आप इफेक्टिव सुपरविजन करके फंड इशू कर सकें, राइट। सर इसके लिए जो सर्टिफाइड होने के लिए टेस्ट होता है, मतलब टेस्ट बिल्कुल, देना वो पड़ता है? जर्मनी का एक टेस्ट होता है और उसमें मतलब कि केस स्टडीज सारी होती हैं और वो भी साथ साथ हम उसकी भी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो वो फेज 2 में आता है। फेज 1 में ये होता है कि आपको पहले ऑर्गेनाइजेशन का मैकेनिज्म मालूम हो और वहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं वो आपको मालूम हो, डिपार्टमेंट्स में एस/4HANA कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है ये मालूम हो, देन आपकी जो जॉब है, आपका जो डिपार्टमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या, उसकी डेजिग्नेशंस क्या होती हैं, उसकी ट्रांजेक्शंस क्या होती है ये आपको मालूम हो, देन जो आपकी जेडी है, जो आपकी जॉब है, और आप अपने जॉब को मजीद कैसे अपने प्रमोट कर सकते हो, ये तमाम चीज़ें जो है वो हमने फेस माइलस्टोन या डिफरेंट फेस में उसको हमने डिवाइड किया होता है। ओके, जी सर। अच्छा, नेक्स्ट इज कॉस्टिंग। लेट्स से एज अ कंसल्टेंट, अब जैसे कि मैं आपको प्रीवियस डॉक्यूमेंट में एक्सप्लेन किया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसएपी प्रोजेक्ट्स, तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन का है, रोल आउट का है, जो भी आपके पास एसएपी के प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो उसमें आपने क्लाइंट को या ऑर्गेनाइजेशन को आप कैसे सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। एसएपी कॉस्टिंग, इसमें बेसिकली ये होता है कि एक चीज़ है आपके पास जिसको हम कहते हैं लाइसेंस। देखिए, ये मैडम को भी पता होगा सर जी, ये कॉस्टिंग बहुत मुश्किल है, मतलब है कि यस एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ना, यस मैंने भी एग्जैक्टली। इसका पेपर दिया था। अच्छा अच्छा, अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लेट्स से कि 20 डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपने जो एससीपी का लाइसेंस लेना होता है ना, पहले ये देखते हैं कि कौन सा मॉड्यूल का लाइसेंस लेना है और हर मॉड्यूल में कितने यूजर्स होते हैं। दो टाइप के यूजर्स होते हैं, एक होता है एंड यूजर, एक होता है सुपर यूजर। रमेश सादी, आपने नाम सुना होगा पावर यूजर, सुपर यूजर, एंड यूजर। जी सुना हुआ है जी। आप ये बताएंगे आप किस यूजर में आती हैं, पावर में आती हैं, सुपर में आती हैं, या एंड यूजर में आती मैं आती थी बेसिक, जो कि सबको दिया जाता है और वो उसमें वर्क कर हैं? यूजर एंड यूजर। एंड अच्छा, तो अब एंड यूजर के ऊपर जो है ना उसको हम कहते हैं सुपर यूजर। सुपर यूजर से ऊपर जो है तो उसको हम कहते हैं पावर यूजर। ओके, अब एंड यूजर का काम क्या होता है, सुपर यूजर का काम क्या होता है, पावर यूजर का काम क्या होता है, प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा भाई होता है क्या चीज़ है ये। ओके, इसको प्लीज नोट कीजिएगा। तो एसपी अच्छा, एज अ कंसल्टेंट लेट्स से कि आपने चाहे अपने ऑर्गेनाइजेशन में एसपी को इम्प्लीमेंट करना हो या आपने किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में एसपी को इम्प्लीमेंट करना हो, एज अ कंसल्टेंट आपका इनिशियल फेज क्या होता है? First of all, you have to get information about your organization, that how many departments are in your organization, number one. Number two, how many employees are in your organization.
एम्प्लॉयज मीन यूजर्स जिन्होंने एसएपी को यूज करना है, चाहे सुपर यूजर हो या एंड यूजर हो। ओके, हर यूजर के लिए एसएपी के एक्सेस की एक स्पेशल फीस होती है। अब वो फीस क्या है? प्रोफेशनल जो यूजर होगा ना, प्रोफेशनल यूजर मीन पावर यूजर एंड सुपर यूजर, उसको हम प्रोफेशनल यूजर कहते हैं। तो हर डिपार्टमेंट का एक प्रोफेशनल यूजर होता है और उसके 10 एंड यूजर होते हैं। तो अगर 20 हमारे पास डिपार्टमेंट है तो 20 में 10 अगर एंड यूजर हो तो हाउ मेनी टोटल यूजर्स वी हैव? 200 एंड यूजर्स एंड 20 प्रोफेशनल यूजर्स। ओके, so we will buy 20 professional license at the rate of US dollar 3500। सादी आप प्लीज कैलकुलेट कीजिएगा 3500 into 20, प्लीज हाउ मच? 3500 into 20, that is it is 70,000. 70,000 US dollar. Yes sir. Now you have to convert it into power rupees. Just multiply by it which at the rate of rupees 290 US 290. Converting to 70,000 into 270 चल रहा है तो 290 कर दो, इंटरनेशनल जो है से ज्यादा होगा। 70,000 into 290 how much? 20 मिलियन। ओके, ये 20 मिलियन है, ये आपकी कौन सी कॉस्ट है? ये आपकी लाइसेंस कॉस्ट है 20 मिलियन। अच्छा, अब 20 मिलियन लाइसेंस कॉस्ट है जस्ट 20 यूजर्स। नाउ वी हैव 200 एंड यूजर्स, मल्टी 200 into 1600 US डॉलर। आप ये देखें हमारे पास कितने यूजर्स हैं? 200 into कितनी है? 200 into 1600, 320,000 US डॉलर मल्टीप्लाई बाय 290, 92 मिलियन प्लस कितना था? 2 मिलियन था ना? 20 मिलियन था। 200 किया आपने 113 मिलियन, यानी कि 11 करोड़ 31 लाख समथिंग। मिस आलम, मुझे ये बताएं कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक टर्म सुनी होगी, एंड यूजर, पावर यूजर, सुपर यूजर, यू नो? एंड यूजर के बारे में सुने, लाइक बस ठीक है, बस ये हमें ये चाहिए था, क्योंकि कंपनी के अंदर जो एंड यूजर होता है ना, उसको हम कहते हैं यूजर। एंड यूजर के लिए जो हम सॉफ्टवेयर एक्सेस करते हैं ना, उसको हम कहते हैं यूजर लाइसेंस। ओके, सुपर यूजर का आपने नाम सुना है? सुपर यूजर का टर्म आपने सुना होगी गलबन? नहीं सर। कोई बात नहीं, ये पूछेगा जरा आपसे, जो मैं सवाल करूंगा वो आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में पूछ के सर ये चीज क्या है, वो चीज क्या है। ओके, श्योर श्योर। अच्छा, ये तो ये नाम क्या आपका? हाथी, आप इसको प्लीज एज कैलकुलेट कीजिएगा। 113 मिलियन, 113 मिलियन। ओके, 113 मिलियन। ये कौन सी कॉस्ट है? आपकी लाइसेंस कॉस्ट है। ठीक किया जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्या है आपका? क्लाउड सर्वर। क्लाउड सर्वर जो है ना, हम लेते हैं $150 पर यूजर पर मंथ। हाउ मेनी यूजर्स वी हैव? वी हैव 220 यूजर्स, जस्ट मल्टीप्लाई बाय। अच्छा, इसको ये नोट किया आपने? हादी ये साथ जी सर। अच्छा जी सर। अच्छा, 113 100 we have 220 users into $150, ये पर मंथ है। ओके, ये देख लें जरा, हमने कम से कम रेट लगाया हुआ है। हम लोग कितने अच्छे, ये देखिए $150 और 220 हमारे पास कितने हैं? वो हैं यूजर्स हैं, $33,000 पर मंथ। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 12, हाउ मच? $396 US, multiply by $290, 114 point something,
अब इसमें हम ऐड करते हैं, क्या था, 113 100 और ये 228 मिलियन, जिनके ये आपका बन जाता है 28 करोड़ पे बन जाता है। ओके, अच्छा, 28 करोड़। या और सर जी ये इसके कॉस्ट है लाइसेंस या सिर्फ क्लाउड है? ओके, 28 to 28 million इज लाइसेंस कॉस्ट प्लस सर्वर कॉस्ट। ओके, अब आगे चलें जरा। नाउ वी हैव टू ऐड इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, 20 यूजर्स में कितने कॉस्ट आती है, $250। हम चलो मतलब कि एक काम ये करते हैं कि मिड साइज के लिए जो है ना, हम ले आते हैं तकरीबन 500,000 $5 लाख, 500,000, 220 यूजर्स के लिए हम यूज करते हैं, बल्कि $600 into 290, 174। अच्छा, इसमें आप ऐड कर दो 227,940 मिलियन, 401 मिलियन, 402 मिलियन, यानी कि 41-42 करोड़ पे आपका बन जाता है इन्विटेशन ईच एंड एवरीथिंग। अब इसमें हमने एएमसी भी डालनी है, एएमसी भी ऐड करनी है, एनवायरमेंटल कॉस्ट भी हमने ऐड अप करनी है, तो आपका ये बन जाता है 500 मिलियन। ओके, ये कॉस्ट है, एससीपी की इन्विटेशन कॉस्ट आती है फॉर 200 यूजर्स। ओके, अच्छा, ये अब तो कोई इसमें बड़ी कमी होगी 200 करोड़, ये तो कोई बड़ी कमी होगी सर। आप अल्हम्दुलिल्लाह अपनी संवाद में आपको कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बता सकते हो जो माशाल्लाह से 500 किया, जिन्हें 600 मिलियन भी पे किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब 2-3 ऑर्गेनाइजेशन से पब्लिक सेक्टर के, उनको हमने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, सारा हमने कोटेशन दी हुई है, तो वो कहते हैं सर आप उसको कब से कम करें, तो हमने बोला कि भाई मतलब कि एससीपी आप टैक्सेस, अच्छा टैक्सेस के अलावा है सादी टैक्सेस तो हमने इसमें ऐड अप नहीं किए हुए। जी सर, इसमें जी, अच्छा, कंप्रेहेंसिव इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट में क्या कुछ आती है, ये 5 चीजें इसमें आती है जो कि हमने प्रोवाइड करनी होती है। हालांकि मिड साइज के लिए ऑफिशियल कॉस्ट कितनी यूज की जाती है, $2 मिलियन। 2 मिलियन को मल्टीप्लाई करें उसके साथ क्या उससे कहते हैं 290 के साथ, आपको तकरीबन ये अमाउंट कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, ये आपकी जा सकती है तकरीबन 60 करोड़, ज्यादा, मतलब कि 800 मिलियन तक जा सकती है। अब 800 सवाल ये मिलियन पैदा 8 होता है कि ये डिफरेंट मतलब कि वो होस्टिंग टाइप क्लाउड सर्वर से ये भी आपको हमने प्रोवाइड किया है, आपने इसको गो थ्रू करना है। अब असली चीज के ऊपर आते हैं कि सर एज अ कंसल्टेंट हमें क्या मिलेगा। एज अ कंसल्टेंट आपके ये रेट्स होंगे। फंक्शनल कंसल्टेंट जिसका 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो, उसका पर आवर जो है ना $30 to $70 आता है। सीनियर कंसल्टेंट 6 to 10 ईयर्स, ये उसका रेट होगा, और ये रेट्स होंगे। और एक चीज आपको एक और चीज बता दूं, इन रेट्स के अलावा जो है ना आपका प्रैक्टिकल नॉलेज ये मैटर करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत से स्टूडेंट माशाल्लाह से जॉब कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस मतलब काफ़ी का एक्सपीरियंस भी कम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास टेक्निकल स्किल्स थी। देखें, हर चीज़ को परफॉर्म करने का ना एक तरीका होता है, स्किल्स होती हैं। ओके, स्किल्स के ऊपर आपने टेक्निक्स होती हैं, टेक्निक्स को आपने फॉलो करना पड़ता है, वो भी आपको इंशाल्लाह फॉलो करता हूँ। अच्छा, ये हम लेते हैं लेट से के $30, चलेंगे फॉर एग्जांपल $30 per hour। तो हाउ मेनी आवर्स पर डे, 8 आवर पर डे। हाउ मेनी डेज पर वीक, 5 डेज पर वीक, और 5 डेज पर वीक। अच्छा, हाउ मेनी वीक्स इन अ मंथ, लेट से के 4.5 वीक्स। ये आपके आगे 5600 मल्टीप्लाई बाय 290,000, ये कितनी कॉस्ट बनी है, ये पर मंथ कॉस्ट है।
जी सर। अच्छा, इसको आप मल्टीप्लाई करें इनटू 12, कितनी कॉस्ट बनी? 18 मिलियन। 18 मिलियन, यानी कि ये 2.25 करोड़ के करीब बन जाती है, 2 करोड़ बन जाती है। अब आप बताएं कि मतलब कि कोई ऐसी जॉब है जो कि आपको इतना वो दे सके? ये मैंने $30 के हिसाब से लगाया हुआ है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं और आपका नॉलेज अच्छा हो, आप इसको $50 पे भी लेके आओ, आप इसको 60 में भी लेके आओ। अगर आप 60 में लेके आते हैं तो ये आप इसको डबल कर दो। ओके, यस सर। अच्छा, उसके बाद क्या है? ये मतलब कि कुछ मैंने आपको लिंक भी शेयर किए जहाँ से जो है आप इजीली इनको एक्सेस कर सकते हो। जितने भी लाइसेंस कैसे परचेज किया जाते हैं, क्लाउड कैसे परचेज की जाती है, ये आप इसको देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? जी सर। अच्छा, एक और चीज़ प्लीज़ आप ये भी नोट कीजिएगा कि चाहे आपका कोई भी मॉड्यूल हो, चाहे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हो, कंट्रोलिंग के हो, मटेरियल मैनेजमेंट के हो, सोर्सिंग प्रोक्योरमेंट के हो, या आईटी के हो, या प्रोडक्शन के हो, एचआर के हो, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, चाहे एनालिटिक्स के हो, या जो भी डिपार्टमेंट है, या फैक्टर के हो, तो उन तमाम मॉड्यूल्स के लिए ना कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जो कि हमने परफॉर्म करनी होती हैं। अच्छा, अभी ये लेक्चर हमने लास्ट जो कल जो हमने वहाँ पे डिलीवर किया, तो वो अपनी रिकॉर्डिंग भी की है और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दी है। ओके, तो वो चूँकि 2 आवर के करीब वो लेक्चर है, तो यही लेक्चर हमने उसमें भी परफॉर्म किया है, तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग वहाँ से भी मिल जाएगी, ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। राइट, अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि मैं जस्ट आपको यहाँ पे गो थ्रू करवा लेता हूँ, और रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको वैसे भी शेयर किया हुआ है। देखिए, लेट्स से कि व्हाई एंटरप्राइज स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल मॉड्यूल्स। मुझे ये बताएं कि आपने जो भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी है, आपका जो भी मॉड्यूल है, क्या बिना कंपनी के, बिना ऑर्गेनाइजेशन के आप उसको यूज कर सकते हो? नहीं सर। No. No, definitely you should have a valid organization where you can use your substance of your concern, SAP consultant. Okay, then हर कंपनी का ना एक फिजिकल ईयर होता है, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो मंथली अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रही होती हैं, कुछ वीकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रही होती हैं, ऐसे ही। Yes, sir. तो हर कंपनी का एक फिजिकल ईयर भी लास्ट में मेंटेन किया जाता है। देन वी हैव पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। देखिए, जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ना, तो वहाँ पे महाने या वीकली आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट या आपकी सैलरी रिपोर्ट या आपकी सेल्स रिपोर्ट वो भी मेंटेन की जाती है। मिस सादी, ऐसे है ना, आपके कंपनी में वीकली होती है या मंथली होती है? ये हमारी 6 मंथ की होती है। सादी, आप मिस सादिया? सादिया जी, वीकली, मंथली एंड क्वार्टरली। क्वार्टरली मीन से कि वीकली आपकी बेसिक है। ओके, मतलब कि अब बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो मंथली के ऊपर फोकस कर रही होती हैं, तो ये पोस्टिंग पीरियड वेरी मीन कि आपके जो रिपोर्ट्स हैं, जो आपका मतलब स्टेटमेंट्स है, वो अपने किस टाइम पीरियड के मुताबिक आपने उसको क्रिएट करना होता है। फील्ड स्टेटस वेरिएंट, ये भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस, ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये आपने कहाँ पे स्टार्ट करना है, यहाँ पे करते हैं। ओके, ये एससीपी का यूजर इंटरफेस होता है, और ये आपकी स्टैंडर्ड बार है, ये टूल बार है, ये सर्च कमांड होती है। यहाँ पे हम टी कोर्स को यूज कर रहे होते हैं। टी कोर्स में ट्रांजेक्शन कोर्स का हम यूज कर रहे होते हैं। ओके, और ये हमने कुछ नोट्स भी डिफाइन किए हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये अब फॉर एग्जांपल के एसएपी में आपने सिस्टम का सारा डेटा क्रिएट करना है, ये इसका पाथ है, और यहाँ पे आपने डिफाइंड कंपनी है, डिफाइंड क्रेडिट कंट्रोल एरिया, बिजनेस एरिया, और सेगमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया, ये आपने डिफाइन करना होता है। अच्छा, उसके लिए क्या होगा, SPRO NING, देन आप आ जाओ एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। ये छोटा सा एरो है, यहाँ से आप जो है इसको ओपन कर सकते हो। डेफिनेशन आप यहाँ से इसको ओपन करना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहाँ से आप इसको ओपन करना है। ये छोटी सी एक्टिविटी क्लॉक है, आप यहाँ पे इसको
ओपन करके तो अपना जो डेटा वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ये ऑलरेडी मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है और वो मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया, आप इसको देखें और इसको आपने अपने लैपटॉप में अपने एक कंपनी को क्रिएट करने हैं, चाहे आप अपनी कंपनी क्रिएट कर लें, ये ज़्यादा बेस्ट है। और अपनी कंपनी को क्रिएट करने के बाद जो आपकी जेडीस हैं हमने उसको भी फोकस करना, अंडरस्टूड। तब आपको जी ये सर। ज़्यादा मतलब कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर आएगा, जो आपका रियल जो सिनेरियो है आप उसको एससीपी के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो, और यही आपका ना एक लर्निंग प्लेटफॉर्म भी आपको बहुत अच्छा प्रोवाइड कर दीजिएगा इंशाल्लाह। तो बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मैंने आपको शेयर भी कर दिया, आप उसको प्लीज़ अपने लैपटॉप में अपने एससीपी के ऊपर आप उसको इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह सैटरडे को होगी। नेक्स्ट क्लास से पहले पहले जो नोटिफिकेशन है वो आप उसको कंप्लीट करें। ड्यूरिंग वर्किंग जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो या इश्यूज हो, आप प्लीज़ उसकी स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर दें और मैं आपको उसका आंसर कर दिया करूँगा। और याद रखिएगा ये जो एससीपी की ट्रेनिंग है ना, ये आपकी प्रैक्टिकल बेस है, ओके। आपने वीकली असाइनमेंट को लास्ट में कंप्लीट करना होगा आपको। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज? जी सर। ओके, थैंक यू सो मच।